है ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत कुछ वैसा ही चल रहा है। अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे अगर आप देखें तो यूरोप का अच्छा खासा फायदा उठाता रहा है पाकिस्तान। भारत को बासमती चावल के वैश्विक बाजार में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसकी भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई की स्थिति को मान्यता दिलाने में सफलता हासिल की है। इससे भारत की उस लड़ाई को झटका लगा है जिसमें वो बासमती चावल को अपने विशिष्ट पहचान के रूप में स्थापित करना चाहता था। बासमती चावल जो अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर है। भारत का दावा है कि बासमती का मूल उत्पादन क्षेत्र उसका पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, जबकि पाकिस्तान इसे अपने पंजाब क्षेत्र से जोड़ता है। दोनों देश इसे अपने भौगोलिक जीआई के तहत पंजीकृत करना चाहते हैं ताकि इसका उत्पादन और निर्यात सिर्फ उनके क्षेत्रों तक सीमित रहे। हाल ही में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बासमती के लिए जीआई टैग हासिल किया है। इसका मतलब है कि इन देशों में अब केवल पाकिस्तान से आने वाले बासमती को ही प्रमाणिक माना जाए। भारत ने यूरोपीय संघ में भी जीआई के लिए आवेदन किया था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण ये मामला अभी तक लंबित है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फैसला भारत के लिए एक झटका है, क्योंकि ये उसके वैश्विक बाजार में बासमती के एकमात्र प्रदाता होने के दावे को कमजोर कर रहा है। भारत का बासमती निर्यात सालाना $4.5 अरब का है और ये इसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान ने ये जीत ऐसे समय में हासिल की है जब भारत ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया था, जिससे वैश्विक कीमतें प्रभावित हुई थी। अब बासमती के क्षेत्र में ये नया मोड़ दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा को और गहरा कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत अन्य देशों में जीआई टैग हासिल करने में असफल रहा तो उसका बाजार हिस्सा और प्रतिष्ठा दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इस स्थिति की तुलना हम दार्जिलिंग चाय के विवाद के रूप में कर सकते हैं, जो साल 2000 के दशक में भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा था। दार्जिलिंग चाय, जो पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से आती है, अपनी खास सुगंध और गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2004 में भारत ने इसे जीआई टैग के तहत पंजीकृत किया ताकि नकली प्रोडक्ट से इसकी पहचान की रक्षा हो सके, लेकिन उससे पहले कई देशों में दार्जिलिंग नाम का दुरुपयोग हो रहा था। उदाहरण के लिए श्रीलंका और केन्या जैसे देश अपने चाय को दार्जिलिंग के नाम से बेच रहे थे, जिससे भारत को नुकसान हो रहा था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी लड़ाई लड़ी। यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान जैसे बाजारों में दार्जिलिंग चाय को जीआई मान्यता दिलाई। इसके लिए भारत ने ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझौते का सहारा लिया और साबित किया कि ये चाय केवल दार्जिलिंग की जलवायु और मिट्टी में ही उग सकती है। इस जीत ने भारत को चाय के मामले में एक अलग पहचान दिलाई, बल्कि इसके निर्यात को भी बढ़ावा दिया। आज दार्जिलिंग चाय का सालाना निर्यात लगभग 10,000 टन का है, जो भारत की प्रतिष्ठा को दिखलाता है। दार्जिलिंग चाय का उदाहरण बासमती चावल के वर्तमान विवाद से कुछ मायनों में मिलता जुलता है। दोनों ही मामलों में भारत को अपनी विशिष्ट कृषि उत्पादों के पहचान को वैश्विक स्तर पर बनाने की चुनौती मिली थी। अब यहाँ पर यूरोप देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से जीएसपी की समीक्षा कर रहा है, जो विकासशील देशों को व्यापार में लाभ प्रदान करता है। यह समीक्षा पाकिस्तान के मानव अधिकार रिकॉर्ड के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएसपी प्लस का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानव अधिकारों का पालन एक शर्त होता है। ये समीक्षा यूरोपीय यूनियन की विश्वसनीयता की परीक्षा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि क्या यूरोपीय यूनियन अपने मूल्यों को बनाए रखता है या फिर आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता है। जीएसपी प्लस एक विशेष व्यापारिक व्यवस्था है जो पाकिस्तान जैसे देशों को यूरोपीय बाजारों में अपनी वस्तुओं को कम या बिना शुल्क के निर्यात करने की सुविधा देती है। इससे पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर का लाभ होता है। हालांकि ये दर्जा मानवाधिकार, श्रम अधिकारों और पर्यावरण मानकों के पालन पर निर्भर करता है। हाल के सालों में पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्टें आई हैं, जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक, सैन्य अदालतों में नागरिकों को सजा देना। यूरोपीय यूनियन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या पाकिस्तान इन शर्तों का पालन कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का दर्जा बनाए रखने की अनुमति देता है बिना मानवाधिकार सुधार के, तो ये यूरोपीय यूनियन की नीतियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा। दूसरी ओर अगर ये दर्जा छिन जाता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप उसका सबसे बड़ा बाजार है। और अब देखना है कि यूरोपीय यूनियन कैसे
संतुलन का खेल बनाता है। एक ऐतिहासिक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है, जब 1980 के दशक में रंगभेद नीति के कारण उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे। रंगभेद एक नस्लवादी व्यवस्था है जिसमें अश्वेत लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उस समय कई पश्चिमी देशों, विशेष रूप से यूरोपीय समुदाय ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। 1986 में यूरोपीय समुदाय ने कोयला, स्टील और सोने जैसे प्रमुख निर्यातों पर प्रतिबंध लगाया, साथ ही नए निवेश पर रोक लगा दी। ये फैसला नैतिकता पर आधारित था क्योंकि रंग भेद को मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन माना गया। हालांकि शुरू में कुछ देशों ने आर्थिक हितों के कारण इस कदम का विरोध किया क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवाधिकार संगठनों के प्रयास के कारण ये प्रतिबंध लागू हुआ। 1980 के दशक में रंग भेद को समाप्त करने में आखिरकार योगदान मिला। पाकिस्तान का मामला दक्षिण अफ्रीका से कुछ अलग है क्योंकि यह एक पूर्ण प्रतिबंध की मांग नहीं है, बल्कि एक विशेष व्यापारिक लाभ को जारी रखने या हटाने की बात हो रही है। पर यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या भारत GSP+ स्टेटस से हटवा पाता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस वक्त यूरोप पूरी तरीके से भारत को भी चाह रहा है कि भारत अपना बाजार यूरोप के लिए खोले। अब भारत ने यहाँ एक बड़ी चाल चल दी है। भारत ने हाल ही में चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी को पूरी तरीके से हटा दिया है, जिसका असर वैश्विक बाजार पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। इस कदम से न केवल भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि इससे पाकिस्तान जैसे नकदी संकट से जूझ रहे देशों को बड़ा झटका लगा है। भारत ने इस फैसले से चावल की कीमतों में प्रति मीट्रिक टन $200 की गिरावट आ गई है। इस घटना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारत सरकार ने सितंबर 2024 में चावल पर निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाना शुरू किया। यह प्रतिबंध साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगाया गया था, जब खाद्य कीमतों में उछाल और घरेलू आपूर्ति की चिंता बढ़ गई। उस समय भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी ताकि घरेलू बाजारों में कीमतें कंट्रोल रहे। हालांकि साल 2024 में अच्छी फसल और सरकारी गोदामों में पर्याप्त भंडार होने के कारण ये प्रतिबंध हटाया गया और इसके परिणाम स्वरूप भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से अपनी मजबूत स्थिति हासिल कर ली। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, जो वैश्विक चावल व्यापार का लगभग 40% हिस्सा संभालता है। साल 2023 में भारत ने 14 मिलियन टन चावल निर्यात किया था और सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में 21.5 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इस बढ़ते निर्यात ने चावल की कीमतों को नरम कर दिया है। थाईलैंड के सफेद चावल, जो जनवरी में $669 प्रति टन था, वो अब $405 के रेट पर आ गया है। इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो गया है। जब भारत ने निर्यात बंद कर दिया था, तब पाकिस्तान ने इंडोनेशिया और पूर्वी अफ्रीका जैसे बाजारों में अपनी पैठ बनाई थी, लेकिन भारत के बाजार में वापस आने से पाकिस्तान के गैर बासमती चावल की कीमतें रातों रात $850 प्रति टन से घटकर $650 प्रति टन हो गई। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार मई 2025 तक पाकिस्तान का चावल निर्यात 11.4% कम होकर 58 लाख टन हो जाएगा। ये नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चावल उसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस स्थिति की तुलना हम 1970 के दशक से कर सकते हैं, जब भारत ने गेहूं के निर्यात में अहम भूमिका निभाई थी। 1960 के दशक में भारत खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, उसे अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद 1970 के दशक में भारत ने न केवल अपने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि गेहूं का निर्यात भी शुरू किया। 1972-73 में भारत ने 5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया, जबकि वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतों पर दबाव पड़ा। उस समय सोवियत संघ जैसे बड़े गेहूं उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि भारत का सस्ता गेहूं अफ्रीकी और एशियाई बाजारों में लोकप्रिय हो गया था। ये चीजें दिखलाती है कि अब पाकिस्तान की स्थिति चिंताजनक है। साल 2023-24 में उसने चावल निर्यात से $2.9 अरब कमाए थे, जिसमें 60% वृद्धि भारत के प्रतिबंधों के कारण हुई थी। लेकिन अब भारत की वापसी से उसका बाजार हिस्सा खतरे में है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी कीमतों और गुणवत्ता के दम पर फिर से उन बाजारों को हासिल करेगा जो 2 सालों में पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड ने कब्जाए थे। हालांकि पाकिस्तान के पास अब भी बासमती चावल का एक खास बाजार है जो इसके लिए अच्छा है, पर गैर बासमती में अभी भी धकेल सकता है भारत पीछे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।